हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बेटा आज हम लोग एनटीए केमिस्ट्री जो चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहा है उसका जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के जो 30 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखो आप। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं। इनिशियल रेट दिया गया है, कंसंट्रेशन दिया गया है उनके, और रेट दिया गया है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं कि पहले करते हैं कि उस कंसंट्रेशन के कांस्टेंट को देखते हैं जिसपे उसका कंसंट्रेशन एक का चेंज नहीं हो रहा है, दूसरे का वेरी कर रहा है। तो देखो स्टेप फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखो ए का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है पर बी का कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो फिर चेक करेंगे कि रेट में क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो देखो ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा, बी का कंसंट्रेशन चेंज किया, तो देखो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब कंसंट्रेशन चेंज करने पे भी रेट सेम रह रही है। इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो। मतलब इसके कंसंट्रेशन पे जीरो, तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो गई। तो अब इसको हम देखना बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी इंपैक्ट रेट पे नहीं पड़ रहा है। ओके, अब चेक करेंगे कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट देखें। जब हम क्या कर रहे हैं कि जो इसका कंसंट्रेशन है 2 से इसका जब कंसंट्रेशन 4 गुना करते हैं तो रेट जो है वो कितना है, 1.5 टाइम्स हो जाती। ठीक है, रेट को कितना किया, 2 टाइम्स। तो जो आपकी क्या थी जो रेट है वो 1.5 टाइम्स हो गए। ठीक है, बट आपको पता है जब अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट हो तो अगर आप रेट को मतलब कंसंट्रेशन को दुगना करेंगे तो रेट भी दुगना हो जाती है। और अगर आप कंसंट्रेशन कितना हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो, रेट को दुगना करेंगे तो रेट कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये बात करेंगे हम कंसंट्रेशन की और यहाँ पे रेट। अगर आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है तो अगर आपने दुगना किया तो क्या हो जाएगा, रेट भी दुगना हो जाएगी। और आपने अगर कंसंट्रेशन दुगना किया सेकंड ऑर्डर केस में तो रेट कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। लेकिन देखो यहाँ जब आप दुगना कर रहे हैं तो रेट क्या हो रही है, 1.5 टाइम्स। इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 से कम है। ठीक है, तो 1 से कम है और जाहिर सी बात है जीरो होगी नहीं, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो आंसर कौन सा होगा आपका, डी। ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रिएक्शन दी गई है और पूछ रहे हैं कि इसके लिए रेट की वैल्यू ये लिखी गई है। तो पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा इन दोनों में से जो होगा वो यूज किया जाएगा। ओके, ये आपको कौन से मैकेनिज्म है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस रेट को इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बेटा ये पॉइंट छूट गया। ये जो रिएक्शन है ये क्या है, स्लो है, जबकि ये रिएक्शन क्या है आपकी, फास्ट है। यहाँ पे भी ये रिएक्शन आपकी फास्ट है और ये रिएक्शन क्या है, स्लो। ओके, तो क्या करते हैं आपको पता है, स्लोएस्ट स्टेप पे रेट ला लगाएंगे। तो यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप पे रेट ला लगाएंगे तो यहाँ रेट हो जाएगी फॉर फर्स्ट ये हो जाएगा कि Cl2 के कंसंट्रेशन और H2S का कंसंट्रेशन, क्या यही होगा। तो देखो फर्स्ट वाला जो है उसके हिसाब से ये Cl के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और H2S के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है आपका 1 है। तो पहला तो आपका ला यूज होगा, मतलब फर्स्ट इक्वेशन आप इसमें यूज कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में देखो आप अगर इसको हम रखेंगे तो सेकंड इक्वेशन में स्लोएस्ट स्टेप पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो रेट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, Cl2 और ये हो जाएगा HS माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो अब क्या करें, इस HS की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस करें। तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो इसके लिए K की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप लगाएंगे ला ऑफ मास सेक्शन, ये हो जाएगा H प्लस और यहाँ हो जाएगा क्या, HS माइनस अपान क्या हो जाएगा, H2S, यही तो होगा। तो यहाँ से HS की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी H2S और इधर हो जाएगा क्या आपका K और अपान में आ जाएगा H प्लस प्लस ये हो जाएगा HS की जगह पे। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट आउट करेंगे तो आप पाएंगे ये हो जाएगा Cl2। ओके, और यहाँ हो जाएगा H2S। ठीक, लेकिन यहाँ पे H आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इस H आयन को रिप्लेस हम इस रिएक्शन से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक स्टेप एक रिएक्शन का यूज हम एक ही बार करते हैं, तो इस केस में यहाँ पे H आयन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से बेटा ये जो सेकेंड रिएक्शन है रेट ला में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ H आयन भी आ जा रहा है, तो ये यूज नहीं होगी, फर्स्ट यूज होगी। तो आंसर कौन सा होगा, केवल फर्स्ट रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए यूज होगी, सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी सेम टाइप की क्वेश्चन है।
सेम टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना है बेटा। अगर मान लो देखिए स्लोवेस्ट स्टेप है, आपको पता है कि इन्होंने दिया है कि NO2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, सॉरी ओजोन के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। तो पूछ रहे हैं कौन सा स्टेप इसमें रिक्वायर होगा। ठीक है, तो देखो बेटा इस पे अगर आप स्लोवेस्ट स्टेप पे जो मैकेनिज्म फर्स्ट है इस पे अगर आप रेट लॉ लगाओगे तो इसमें देखो रेट लॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, NO2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा O3। ठीक है, तो ये तो सही है कि पहले वाले के लिए सही है, मतलब मैकेनिज्म फर्स्ट इसमें अप्लाई होगा। मैकेनिज्म सेकंड में क्या होगा, जब मैकेनिज्म सेकंड में जब अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वो जो रेट लॉ की वैल्यू आएगी वो आएगी NO2 और O3 अपान O2 का कंसंट्रेशन, ये रेट लॉ में आएगा। ठीक है, जब आप स्लोवेस्ट स्टेप पे लगाएंगे और जब ऑक्सीजन की वैल्यू इस इक्वेशन से रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, तो उसको बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसके भी रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट आ रही है, इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ से भी रेट लॉ हमें मिल जा रहा है और यहाँ से भी रेट लॉ मिल जा रहा है। दोनों मैकेनिज्म से हम रेट लॉ अप्लाई कर पा रहे हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर Na2 1 आ रहा है, ओजोन के केस में भी 1 आ रहा है। इसलिए बताइए दोनों मैकेनिज्म इसमें फॉलो अप होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये दिया गया है और पूछ रहे हैं कि log t हाफ वर्सेस log a के बीच में ग्राफ खींचे हैं, तो पूछ रहे हैं कि बताओ इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन है। आपको पता है सेकंड ऑर्डर के लिए t हाफ की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपान A0 k। ठीक है, k क्या है आपका, रेट कांस्टेंट है। तो चलिए अब यहाँ पे अगर हम log लेते हैं तो ये हो जाएगा log t हाफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस log A0 माइनस log k, यही तो होगा। अब देखो इस A0 को इनिशियल कंसंट्रेशन A मान लें तो ये हो जाएगा log t हाफ, ये हो जाएगा माइनस log A और ये हो जाएगा माइनस log k। ठीक है, अब ग्राफ खींचना है किसके बीच में, log t हाफ और log A के बीच में, तो क्या इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस का c, यही तो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि जो ये हो गया इंटरसेप्ट, तो यहाँ c किससे टैली कर रहा है, log k से, c टैली टू log k, तो जो इंटरसेप्ट होगा वो किसके बराबर होगा, log k के। तो आंसर कौन सा होगा, D, log k इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिएक्टेंट है A और B, A से प्रोडक्ट बनना है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी E है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, Ka है। B से प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की EB और ये Kb है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो K की वैल्यू है वो ज्यादा है Kb से, जबकि EB की वैल्यू ज्यादा है Ea से। ये इक्वेशन मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ A इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ B। तो पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही। ठीक, तो कह रहा है एट हायर टेम्परेचर K विल बी ग्रेटर देन Kb। नहीं, देखो बेटा जो हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, K अप्रोच करेगा Kb को, मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो ये एक्सपोनेंशियली क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियली वेरी करते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझा, ये एक्सपोनेंशियली वेरी करते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, हायर टेम्परेचर पे क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लोअर टेम्परेचर पे कह रहा है कि K और Kb विल बी डिफरेंट मोर। देखो जैसे लोअर टेम्परेचर पे करेंगे ना तो K की वैल्यू भी कम होगी और Kb की वैल्यू भी कम होगी, तो ये डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। कह रहे हैं जैसे टेम्परेचर A और Kb का बढ़ाएंगे तो वो दोनों एक मैग्नीट्यूड में दूसरे को क्लोज होंगे, ऐसा नहीं बेटा। जब बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर लेंगे तब ऐसे पॉसिबिलिटी है। ये कह रहे हैं टेम्परेचर राइज करेंगे तो K भी बढ़ेगा और Kb भी बढ़ेगा, और उस केस में K की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी कंपेयर टू Kb। क्लियर, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें से जो चौथा वाला है कि कोई भी चीज पे अप्लाई नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिएक्शन है, इसमें क्या कर रहे हैं 10 ग्राम ले लीटर से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन का चेंज वेरी हो रहा है। तो देखो पहले देखो इन्होंने किससे शुरू किया, 10 ग्राम से, इसको 5 ग्राम होने में कितना टाइम लगा, 30 मिनट। क्लियर, अब देखो दूसरा ये कह रहे हैं कि जब इसको हम 1.25 ग्राम ले गए तो हमें 90 मिनट की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो बेटा इसका मैं एक अल्टरनेटिव बात बता रहा हूं कैसे, देखो 10 ग्राम है, 10 ग्राम से ये 5 ग्राम गया होगा, 5 ग्राम से कितना गया था 2.5 ग्राम,
और फिर वहां से कितना गया 1.25 ग्राम। यहाँ 30 मिनट लगा क्योंकि हाफ लाइफ है, यहाँ पे भी 30 मिनट लगा और यहाँ पे भी 30 मिनट लगा। तो देखो ओवरऑल कितना हुआ 30 मिनट लगा। ठीक है, देखो तो जो टी हाफ है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के। देखो 10 ग्राम था तब भी इसकी टी हाफ 30 मिनट था, 5 ग्राम था तब भी इसका टी हाफ 30 मिनट था, जबकि 2.5 ग्राम हुआ तब भी इसका टी हाफ कितना है 30 ही मिनट है। आपको पता है कि टी हाफ जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो टी हाफ की वैल्यू होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, for a certain reaction n is the time for half change to given this where the k is rate constant and c naught is the initial concentration, what is the value of n, n पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा आपको पता है कि जो t हाफ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस n, और n क्या है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो तो जो t हाफ है ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c के पावर 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो t हाफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के कंसंट्रेशन के पावर 1/2। ये वैल्यू टैली कर लेंगे तो ये हो जाएगा a नॉट 1 के पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा a नॉट के पावर 1 माइनस n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। 1/2 का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 0.5। का आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इक्वेशन बेटा जो मैंने आपको बताया है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद रखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे और इसका एप्लीकेशन बहुत मिलेगा आपको। आगे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन dx by dt k की वैल्यू दी गई है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन में। अब कह रहे हैं अगर pH ऑफ रिएक्शन मीडियम चेंजेस फ्रॉम 2 to 1। अब कह रहे हैं pH को जब 2 से 1 ला रहे हैं तो रेट क्या हो जा रही है 100 टाइम्स हो जा रही है। तो पूछ रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ओके, तो देखो मान लो ये रेट है, जब pH क्या है, अगर pH की वैल्यू हम 2 लेंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मोलर। ओके, तो हम बात करें रेट 1 की, जब इसकी वैल्यू ले रहे हम कितना 10⁻⁻2, मान लो इसका पावर कितना है n है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी k 10⁻⁻2n। दूसरा जो रेट है जब इसका कंसंट्रेशन कितना हो रहा है 10⁻⁻1 हो रहा है तो भी ऑर्डर यही होगी, मतलब k इंटू 10⁻⁻1 होगी। अब देखो ये कह रहे हैं जो रेट है वो कैसे वेरी कर रही है 100 टाइम्स, मतलब अगर 100 टाइम्स कम करेंगे कंसंट्रेशन तो 100 टाइम कम हो जाएगी, जबकि इसमें क्या हो रहा है देखो 2 से क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या है मतलब ऑर्डर बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो आपका R1 है और R2 है इन दोनों का रेशियो क्या होगा 100 टाइम्स, तो 100/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁻2n अपॉन 10⁻n। क्लियर, यही तो होगा। अब यहां से क्या करें, नहीं बेटा क्या कर रहे हैं, मीडियम चेंज फ्रॉम 2 to 1 द रेट बिकम 100 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ pH2। 2 से जब 1 आ रहे हैं तो रेट 100 टाइम्स हो जा रही है ना, तो बेटा 1/100 करेंगे ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। देखो रेट कितनी हो जाएगी 1/100 टाइम्स। ठीक है, जब 2 से 1 आएंगे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट भी 100 गुना हो जा रही है, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, बस अब करते हैं इसको, तो देखो कितना हो जाएगा 1/100 इक्वल टू 10⁻⁻2n-n। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 100 1/100, या 1/100 को अगर मैं 10⁻⁻2 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से जो n की वैल्यू है कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस इक्वेशन इज 2। क्लियर, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर होमोलॉगस गैसेस इक्वेशन, ये रिएक्शन दी गई है। अब कह रहे हैं कि टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी कितना है Pt। ठीक है, और कह रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम प्रेशर कितना हो जा रहा है P इनफाइनाइट। तो पूछ रहे हैं कि फिर K Pt और इसमें क्या इक्वेशन होगा। ठीक है, तो मान लो बेटा रिएक्शन क्या है A से 2B + C में कन्वर्ट हो रहा है, यही तो हो रहा है। ठीक है, टाइम t पे प्रेशर कितना है Pt है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है t बराबर इनफाइनाइट पे टोटल प्रेशर क्या हो जा रहा है आपका
P इनफाइनाइट, ठीक है। इसका मतलब मान लेते हैं कि इनफाइनाइट टाइम पे अगर इन दोनों का टोटल कितना है 3 मोल, 3 मोल इनका मिलके कितना रहा है P इनफाइनाइट प्रेशर बना रहा है, तो जाहिर सी बात है T इनफाइनाइट पे इसका प्रेशर कितना होगा P/3 इनफाइनाइट। क्लियर, ओके। तो अब देखो ये होगा P/3 इनफाइनाइट इनिशियल, जब इनफाइनाइट टाइम पे इसका प्रेशर इतना होगा तो एट Pt मतलब T टाइम पे क्या होगा, ये हो जाएगा P इनफाइनाइट बाई 3 माइनस P, ये हो जाएगा 2P और इधर हो जाएगा P, कब, जब इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। अब देखो, अब जब इन वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, ये सारी वैल्यू सॉल्व करोगे आप, ठीक है, ये सारी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे P की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको पता है P टोटल कितना है, यहाँ पे हो जाएगा P इनफाइनाइट माइनस 3 माइनस P प्लस 2P प्लस P, तो यहाँ पे हो जाएगा P इनफाइनाइट बाई 3 प्लस 2P, ठीक है, ये P टोटल आ गया। क्लियर, ओके। अब ये जो P टोटल आ गया है, आपको पता है कि Pt पे P टोटल प्रेशर कितना है, जो इनिशियल प्रेशर था जब नाइट्रोजन को ये बता रहे हैं, ये जो टोटल है, टोटल कितना हो जाएगा P टोटल, और ये इनफाइनाइट है, इसका रिलेशन जब आप स्टैब्लिश करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू जब आप बेटा इक्वेशन लिखेंगे K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस ए नॉट माइनस x, या फिर इनिशियल प्रेशर अपन फाइनल प्रेशर, तो ओवरऑल वैल्यू बेटा ये आएगा और आंसर आपका कौन सा होगा, सी, ठीक है। तो इससे आप इस यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सेट रख देंगे तो वैल्यूज आपकी आ जाएगी, ठीक है। फॉर टाइम कंज्यूमिंग पर्पस ये बेटा आपको इक्वेशन कर लेनी है, पर इतना लेंथी क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 केल्विन पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है। कह रहे हैं अगर सेम रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो 400 केल्विन पे मतलब वो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। जबकि वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को 16 जूल क्या कर दे रहा है, लोअर कर दे रहा है। तो पूछ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन, ठीक है। मान लो अगर उसकी जो रेट एक्सप्रेशन है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी का वो होगा a के पावर e माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अपॉन RT1, टेम्परेचर क्या है 1, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, ये होगा E नॉट, ये हो जाएगा EA बाई RT2, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, सेम रिएक्शन के लिए क्या हो रहा है, सेम रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब Kp की जो वैल्यू होगी वो Ka के बराबर है, ठीक है। सेम रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब Kp की वैल्यू Ka के बराबर है, बस यहाँ वैल्यू पुट आउट कर ले रहे हैं। तो यहाँ से बेटा देखोगे तो आप करोगे तो Ep की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ep बाई RT1 इक्वल टू EA बाई RT2, ठीक है, बस वैल्यू पुट आउट कर लें। अब देखो जो Ep होगा वो क्या होगा, देखो एक्टिवेशन एनर्जी से कितना है 16 किलो जूल कम हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि Ep इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस 16 किलो जूल, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं। तो देखो अब रखोगे आप, तो हो जाएगा EA माइनस 16 RT1 कितना है आपका 400, याद करो क्योंकि 400 पे कैटलिस्ट वाला आपको यूज करना है, ये हो जाएगा EA बाई कितना हो जाएगा ये R इंटू 500, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2020 यहाँ हो जाएगा 5EA माइनस 80 इक्वल टू 4EA, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 किलो जूल पर मोल, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर कौन सा होगा, बी 80 किलो जूल पर मोल इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन डाइजीनम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन डिकम्पोजेस है, ये रिएक्शन दी गई है और पूछ रहे हैं कि बताओ log PF माइनस PT और इसके बीच में आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा, ठीक। अब देखो बेटा ये रिएक्शन है, ठीक है, ये कौन सा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे ज्वाइन कर रही है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब कह रहे हैं PT इज द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेंपरेचर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम t एंड PF आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन, देन which of the following graph confirm। इसका मतलब जो इनिशियल प्रेशर है वो क्या है आपका PF है, और जो फाइनल प्रेशर है वो क्या होगा, आपको इनिशियल में से जो नाइट्रोजन का प्रेशर है मतलब PT उसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा फाइनल प्रेशर हो जाएगा, बस
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आपको पता है log k इक्वल टू होता है 2.303 2.303 हाँ ये हो जाएगा 2.303 t log a नॉट बाई a नॉट माइनस a, यही तो होता है। बस वैल्यू पुट आउट कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा log k t बाई t log a नॉट, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा pf अपॉन a जो होगा pf माइनस pt, यही तो होगा। बस कर लेते हैं, ये हो जाएगा log k इक्वल टू 2.303 बाई t, ये हो जाएगा log pf माइनस log pf माइनस pt, यही तो होगा। क्लियर? इसका मतलब यहां से हम इसको इधर करें तो ये हो जाएगा log pf माइनस pt इक्वल टू उधर हो जाएगा 2.303 बाई t log pf माइनस log k, यही तो होगा। बस वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx, बेटा यहाँ की ये t डायरेक्ट कर लेंगे। देखो आपको पता है कि जो pt है ये क्या है, इनिशियल प्रेशर है, और जो pt वो इनिशियल प्रेशर है, और pf माइनस pt क्या है, ये फाइनल प्रेशर है, मतलब रिमेनिंग प्रेशर है। ठीक है, ये रिमेनिंग प्रेशर है, तो बस आप अप्लाई कर लेंगे। kt इक्वल टू क्या होता है 2.303 log pf अपॉन pf माइनस pt। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका kt 2.303 log pf माइनस log pf माइनस pt। ठीक है, तो इसको प्लस में लेंगे, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा log pf माइनस pt इक्वल टू हो जाएगा 2.303 log pf माइनस kt। ठीक है, तो यहां से क्या होगा y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का mx प्लस का c, यही तो होगा। ये वैल्यू पुट आउट करोगे तो आपका निगेटिव स्लोप का आपका मिलेगा, क्योंकि देखो ये क्या है विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है आपका, ये देखो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है विद नेगेटिव स्लोप, आंसर कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दी गई है। अब इसमें कह रहे थे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज 20, मतलब यहाँ पे दिया है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कितना दिया है 20 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी की फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कितनी हो जा रही है 3 किलो कैलोरी। तो पूछ रहे हैं कि 400 केल्विन पे बताओ कि कैटलिस्ट में रेट ऑफ रिएक्शन में क्या काज करेगा। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो ये वैल्यू -15 है, फॉरवर्ड रिएक्शन की हमें पता कर लें, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी हो गई 5। ठीक है, 5 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, यही हुआ। अब देखो ये है एक्टिवेशन एनर्जी कब, जब वो क्या है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो सेम वही वाला फार्मूला क्या है अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि K इक्वल टू ए ई नॉट के पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और K इक्वल टू क्या हो जाएगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा E माइनस ये हो जाएगा E एट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बाई आर टी, यही तो होगा। इसको इक्वेट करेंगे इन दोनों को वैल्यू को, तो यहां से हो जाएगा जो E K ये हो जाएगा आपका ए ई के पावर ई पी माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये होगा, और ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ए भी नहीं बचेगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका ये बचेगा। अब देखो अब क्या करें, ये वैल्यू पुट आउट करें, तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ईपी की वैल्यू 5 माइनस ये कितना है 3 किलो कैलोरी है, तो 10 टू द पावर 3। अब आपका आर की वैल्यू पता है किलो में 2, और ये 400। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। तो जो ये देखो ये ई के पावर 2.5 की टाइम्स होगा आपका
और यही आपका आंसर। ओके, बात समझ में आ गई? क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द, ये रिएक्शन दी गई है और पूछ रहे हैं कि बताओ R2 मैक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फॉर आर मैक्स की वैल्यू होगी, R2 मैक्स की होगा R1 अपान K2 बाई K1 के पावर K2 अपान K2 माइनस K। ठीक है, बस वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं। R1 की वैल्यू कितनी दी गई है 100 मोलर, K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा इन दोनों के रेशियो से, K1 की वैल्यू 4 पॉइंट ये हो जाएगा तो K2 की वैल्यू हो जाएगी 0.15 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 4 अपान ये कितना हो जाएगा 4.0 इंटू 10 टू दी पावर -2, K2 की वैल्यू 0.4 इंटू 0.15 इंटू 10 टू दी पावर -2 बाई K2 की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 4 इंटू 0.15 इंटू 10 टू दी पावर -2 माइनस K1 की वैल्यू 4 इंटू 10 टू दी पावर -2। क्लिक है, वैल्यू सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 71.55 मोलर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये होगा बेटा आंसर। ठीक है, फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू बेटा ये नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में नहीं बनते। ठीक है, तो इसको आप मतलब अच्छी श्रेणी के क्वेश्चन नहीं मान सकते, ना ये क्वेश्चन आपके नीट में आने वाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको टी मैक्स पूछ रहे हैं, टी मैक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो टी मैक्स होता है आपका 2.303 बाई K2 माइनस K1 log K2 बाई K1। ठीक है, बस वैल्यू पुट आउट कर लो, ये हो जाएगा 2.303, K1 K2 की वैल्यू 1:1.05 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका K1 K2 का रेशियो, तो K2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.15 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 माइनस 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 log K2 बाई K1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.15 बाई 1। ठीक है, वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करने पे बेटा वैल्यू आएगी 55.80 मिनट इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वैल्यू आपके सॉल्व हो गई, तो आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following reaction energy diagram best represent a reaction in forward direction। ठीक है, that is spontaneous exothermic and complete in two consecutive step in which second step is little more difficult in first step। पहले तो ये कह रहे हैं कि ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब ये जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगी ये कम होगी, मतलब सॉरी ज्यादा होगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है, ये क्या होगी, ज्यादा होगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। अब इसमें देखो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है ना, 2 स्टेप फॉलो हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात में इसमें 2 इंटरमीडिएट स्टेप आएंगे, तो 2 इंटरमीडिएट स्टेप इसमें भी है और 2 इंटरमीडिएट स्टेप इसमें भी है, तो ये दोनों तो गलत हो गए क्योंकि 2 इंटरमीडिएट स्टेप आ रही है। अब उसमें क्या कह रहा है कि जो सेकेंड स्टेप है वो डिफिकल्ट है। इसका मतलब कि जाहिर सी बात है, ये मान लो ये फर्स्ट होगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन के लिए, ये पीक पॉइंट होगा, और ये क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सेकेंड स्टेप, यही तो होगा। तो देखो इसमें जो सेकेंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर, ज्यादा होगी तभी तो वो डिफिकल्ट होगा, मतलब जाहिर सी बात है जो एक्टिवेशन एनर्जी और सेकेंड स्टेप की ज्यादा होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेप से। इसी वजह से हमारा ये जो ग्राफ है ये सही होगा, क्योंकि इसमें जो देखो सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, इसी वजह से वो डिफिकल्ट हो जाएगी, इसी वजह से उसका पीक हायर होगा कंपेयर टू फर्स्ट। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एनर्जी डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट अ रिएक्शन विच फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस विद 2 इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, 2 इंटरमीडिएट स्टेट है और नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होगा, जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट माइनस जो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगी वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव आएगी, तभी तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो देख लेते हैं, इसका मतलब जो जिसकी जीपी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी डेल्टा जी आर से, वही रिएक्शन सही होगी। और ये चूंकि 2 स्टेप रिएक्शन है तो इसमें 2 इंटरमीडिएट फेज आएंगे। क्लियर, तो समझ आ गया। अब देखो
इनमें सभी में देखो तो प्रोडक्ट की एनर्जी इसमें कम है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तभी तो जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसमें देखो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है बट क्या है एक ही इंटरमीडिएट स्टेप है बेटा, इस वजह से ये गलत हो गया। इसमें भी एक ही इंटरमीडिएट स्टेप है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो ये गलत हो गया। ये देखो इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है और इसमें दो इंटरमीडिएट स्टेप हो रहे हैं, इसी वजह से बेटा ये रिएक्शन हमारा सही होगा। तो आंसर कौन सा होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि दो इंटरमीडिएट स्टेप में हमें क्या मिलते हैं? दो ग्राफ मतलब दो स्लोप हमें दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हाफ लाइफ ऑफ टू सैंपल, ये दिया गया है और करें कि रिएक्टिव कंसंट्रेशन कितना है 250 ml रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं टी हाफ 1 की वैल्यू कितनी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए नॉट के पावर 1 माइनस एन, यही तो हमने बात करा था, बस करते हैं। तो ये हो जाएगा टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 दूसरे के लिए पहले के लिए इक्वल टू कितना हो जाएगा ए नॉट मतलब a1 अपॉन a2 के पावर 1 बाई एन, यही तो होगा, बस करते हैं। ये हो जाएगा 0.4, इसका कितना है 200 बाई 5 के पावर 1 बाई एन, यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका सॉरी 50, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 इक्वल टू 4 के पावर 1 बाई सॉरी 1 माइनस एन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 4 के पावर n माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स होगा तो ये वैल्यू किधर हो जाएगी n माइनस 1 हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ पे देखो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज क्या है, सेकेंड ऑर्डर की ये रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है K1 रेट कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पे दिया है, K2 की वैल्यू दिया है T2 टेम्परेचर पे और ये एक्टिवेशन एनर्जी दिया है आरएनएस वाला। आपको पता है इक्वेशन क्या होगी, log K2 by K1 EA by 2.303 R T2 minus T1 upon T2 by T1, ये आपका B वाला जो ग्राफ है ये सही होगा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट, क्योंकि वो क्या होता है आपको पता है ये 1 upon T1 minus 1 upon T2 होता है, बस इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू ये आएगी। क्लियर, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर, तो B इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्लोप इन आरएनएस प्लॉट इज इक्वल टू, आरएनएस प्लॉट में आपको स्लोप पूछ रहा है, आपको पता है आरएनएस की क्या कहता है log k इक्वल टू log a बाई a नॉट माइनस EA बाई 2.303 RT, यही होता है। ठीक है, क्लियर। अब किसके किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, आरएनएस प्लॉट किसके बीच में किया जाता है, log k और 1 बाई t के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो ये निगेटिव स्लोप का हमें मिलता है ग्राफ। तो स्लोप क्या होगा, यहाँ से y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का m x प्लस का c। ठीक है, यही तो होगा। इसका मतलब जो m है वो m की वैल्यू क्या होगी EA बाई 2.303 R, तो ये क्या हो जाएगा EA अपॉन 2.303 R इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन के साथ इसको यूज किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन टू गैसियस रिएक्शन, दो गैसियस रिएक्शन दी गई हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा कि K1 की वैल्यू K2 के बराबर होगी। तो बस कर लेते हैं सॉल्व। आपको पता है कि K1 इक्वल टू क्या होगा 10 to the power 10 e के पावर माइनस 20,000 बाई टी, K2 की वैल्यू कितना है 10 to the power 12 e के पावर माइनस 24606 बाई टी। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे ये दोनों को बराबर करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 to the power 10 e माइनस टी 22,000 बाई टी इक्वल टू हो जाएगा 10 to the power 12 e के पावर माइनस 24606 बाई टी। क्लियर। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से देखो ये बेटा ये करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा इसको अपान में लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power 2 इक्वल टू e के पावर माइनस 24606 बाई टी प्लस 20,000 बाई टी। क्लियर, ओके। ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपान में तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें दोनों तरफ लॉग ले लें। ठीक है, जब लॉग लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे
आफ्टर टेकिंग लॉग लेने के बाद जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो t की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 1000 केल्विन इज द राइट आंसर। तो आंसर कौन सा होगा आपका बी 1000 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio of times of 99% of the reaction to complete half of the reaction is complete। ठीक है, मतलब जो t 99.9% है ये 10 टाइम्स है आपका t हाफ के, तो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा? आपको पता है कि t 99.9% अगर t हाफ की जरूरत पड़ रही है तो कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसके लिए कह रहे हैं कि कह रहा है रेशियो ऑफ टाइम फॉर 99 रिएक्शन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट, मतलब 10 टाइम्स हमें लग रही है, तो आंसर क्या होगा आपका 10 टाइम्स होगा। ठीक है, समझ में आ गया? फॉर किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, याद रखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन। एलिमेंट्री स्टेप दिया गया है और पूछ रहे हैं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है तो इसके लिए थर्ड ऑर्डर का मतलब सोडियम के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने मॉलिक्यूल एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वही इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी, तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड, 3 मॉलिक्यूलरिटी होगी इसकी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Arrhenius equation straight line is obtained by plotting a logarithm of rate constant chemical reaction log k against। बेटा आपको पता है कि Arrhenius कॉन्सेप्ट में log k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये नेगेटिव स्लोप के साथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट का हमें ग्राफ मिलता है, तो आंसर क्या होगा? सी। 1/t के बीच में ग्राफ खींचते हैं तब ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 या 20 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया वो ग्राफ पे कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे ग्राफ बनाया, उसी का जस्ट बेटा ये एप्लीकेशन है। तो आंसर कौन सा होगा? सी, 1/t इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये रेट दिया गया है, ठीक है, कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन इज डबल। ठीक है बेटा, अगर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले अगर इसको एलिमेंट्री रिएक्शन माने तो इसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी? ये हो जाएगा NO के पावर 2 और ऑक्सीजन के पावर 1। ठीक है, इसका मतलब इसके लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है ये तो। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन को डबल किया मतलब प्रेशर की वैल्यू क्या करी? आधा करी। तो जो न्यू रेट क्या होगा? तो R1 इक्वल टू रेट, मतलब रेट 1 हो जाएगा ये NO, मान लो इसके लिए P का स्क्वायर और इधर हो जाएगा क्या? P का, मतलब इसके लिए टोटल पार्शियल प्रेशर मान लो कितना होगा? मान लो NO2 के लिए P और इसके लिए P, तो टोटल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका P का क्यूब, सीधा एक ही मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा P का क्यूब। न्यू रेट क्या होगी? P/2 का क्यूब, मतलब ये कितना हो जाएगा? P/8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसकी जो रेट है वो इनिशियल रेट की कितना हो जाएगी? 1/8 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? आपका बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर एनी रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट ऑल कंसंट्रेशन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। बेटा वो कौन सा होगा? रेट जो है वो k के बराबर है और ऐसा तभी है जब कंसंट्रेशन के पावर क्या होगा? 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और कांस्टेंट की वैल्यू बराबर होती है, तो आंसर कौन सा होगा? ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिएक्शन ए बी सी एक्सोथर्मिक है, द एक्सटेंट ऑफ दिस इज इतना, मतलब यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू कितना है? -30 किलो जूल पर मोल। ओके, कह रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा? आसान है, आपको पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? EAF माइनस EBF, फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन, ये कितना है? -30, ये है 70, ये हमें चाहिए, यहाँ से EB बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 प्लस 30, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 100 किलो जूल पर मोल बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होगी, तो आंसर कौन सा होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज हाफ ऑफ द सबस्टेंस फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, ये है बट अभी हमने बताया था आपको कि जो t हाफ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a के पावर 1 - n। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? इनवर्सली करना है, तो जब इसको आप इनवर्सली करोगे तो ये हो जाएगा a के पावर n - 1। ठीक है,
तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा a के पावर n-1 के, तो आंसर कौन सा होगा आपका बी। ये होगा a के पावर n-1 जहां n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये बेटा मैं फार्मूला आपको बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बार बार आपको यूज होगा और बहुत आसानी से इसको आप कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर इक्वल, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन की इक्वल एनर्जी क्या है, इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा, जाहिर सी बात है डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि मैं अभी बताया था कि डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है, ई ए एफ माइनस ई ए बी। अब ई ए एफ और ई ए बी बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ओवरऑल डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आंसर कौन सा होगा इसका, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रू अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। ठीक है, यही होता है। अब देखो कह रहा है यहाँ मतलब के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी हाफ के। ठीक है, रेट कांस्टेंट है वो टी हाफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब कह रहा है पहला द रेट कांस्टेंट करेस्पॉन्ड टू द लॉन्गर हाफ लाइफ, गलत। अगर लार्जर रेट कांस्टेंट है तो हाफ लाइफ क्या होगी, कम होगी, तो ये तो गलत हो गया। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो इसमें क्या कंसंट्रेशन का कोई टर्म आ रहा है, नहीं, ये तो प्रोपोर्शनल क्या मतलब है ही नहीं कंसंट्रेशन के ना, डायरेक्टली ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, कह रहा था हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल नहीं, कंसंट्रेशन के पे ये निर्भर ही नहीं करती है टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, लास्ट में क्या कह रहा है, द हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। बिल्कुल बेटा ये सही है, तो हमारा आंसर कौन सा है, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्लॉट टी अगेंस्ट log c गिव स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमें क्या लिखना है, स्लोप निकालना है, फॉर किसके लिए, दिस इक्वेशन के लिए। तो आपको पता है के टी इक्वल टू क्या होता है, 2.303 log c अपॉन सी टी, यही तो होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पे हो जाएगा के टी अपॉन 2.303, ये हो जाएगा log c माइनस log सी टी, यही तो होगा। बस यहां से देख लेते हैं, अब इसको किस पे, y एक्सिस पे रखना है, t के रेस्पेक्ट में रखना है, तो ये हो जाएगा log c इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303 माइनस log सी टी। ठीक, बस यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का mx माइनस का c, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस k बाई 2.303, तो आंसर कौन सा होगा, b माइनस k बाई 2.303 द राइट आंसर। ओके, तो ये था ओवरऑल 30 क्वेश्चन। बेटा इसमें जो 3-4 क्वेश्चन जो इसमें दिया है वो आपके नीट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही नहीं है। उन क्वेश्चन अगर वो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी टफ है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम है। मैं इसको लेस देन 1% से भी कम मानूंगा कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में होने की होगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अच्छे थे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।